हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्योति और आप मुझे देख रहे हैं जॉब एस्पायर हब पे। आज हम बात करने वाले हैं एम्स के द्वारा रिलीज किए गए क्री एग्जाम के बारे में, जो कि एक तरीके से यहाँ पर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है। यानी कि मल्टीपल पोस्ट के लिए एम्स जो है एक कॉमन टाइप का एग्जाम कंडक्ट करवाता है और उस एग्जाम को क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स को जो है वो पर्टिकुलर पोस्ट दी जाती है, डिपेंडिंग कि उनकी जो क्राइटेरिया है, उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो फुलफिल हो रही है या नहीं। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे पोस्ट निकले हैं, लगभग 4000 से भी ज्यादा पोस्ट यहाँ पे रिलीज किए गए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो आप इन पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज्यादा भी हाई फाई नहीं रखी गई है। मल्टीपल पोस्ट के लिए मल्टीपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इनफैक्ट इतने ज्यादा पोस्ट यहाँ रिलीज किए गए हैं कि हर एक पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन क्योंकि अगर आप अप्लाई करने वाले हैं इस टाइप के जॉब पोस्ट के लिए, तो आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग पोस्ट के बारे में डिटेल जो है समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि यस, अगर आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आपको जो मेन पॉइंट है, जो हर एक स्टूडेंट को पता होने चाहिए, वो आपको बता दिए जाए। लेकिन पोजीशन वाइज क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको अपने एंड से देखना होगा। सब कुछ जो है इस यहाँ पे जो पीडीएफ दिया गया है, इस पे जब आप क्लिक करते हैं ना, तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन होता है कुछ इस प्रकार का। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पीडीएफ में जो है आप डिटेल में समझ सकते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं लगभग 207 पेजेस हैं इसमें, यानी कि लगभग 200 से भी ज्यादा पेजेस की ये पर्टिकुलर पीडीएफ है। तो ऑब्वियसली सारा पीडीएफ तो मतलब कि डिकोड करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ऑब्वियसली आप अपने पोस्ट स्पेसिफिक जो पोजीशन है उसको एक तरीके से देख सकते हैं। इससे जुड़े जितने भी लिंक होंगे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, चाहे ये ऑफिशियल वेबसाइट हो। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, दैट इज aimsexam.ac.in। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पोजीशन है दैट इज 3rd नंबर, जिसका नाम है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन क्री। ठीक है, और इस पोस्ट के लिए ना मल्टीपल जो एक आप कह सकते हो कि डिपार्टमेंट के स्टूडेंट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के, चाहे साइंस फील्ड के हो या नॉन साइंस फील्ड के हो, वो सबके सब जो है सभी के लिए कुछ ना कुछ पोस्ट जो है यहाँ पे रिलीज किए गए हैं। तो चलिए वन बाय वन देख लेते हैं क्या क्या क्राइटेरिया है। मैंने इसे एक तरीके से डाउनलोड कर लिया है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा, यानी कि इस वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन पे, तो आपके पास ऑप्शन आएगा एडवर्टाइजमेंट, नोटिफिकेशन, क्रिएट न्यू अकाउंट, लॉग इन टू अप्लाई। तो अप्लाई करना है तो आप यहाँ से लॉग इन करेंगे। मैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर रही हूँ ताकि मुझे एक आइडिया मिले, और साथ ही साथ आप नोटिफिकेशन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो उसके बाद जो है मेरे पास ये पीडीएफ ओपन होता है। अब मैंने क्या किया है, इसको एक बार गो थ्रू कर लिया है, जो जो मेन पॉइंट्स है उसको हमने देख लिया है। तो अगर हम क्री की बात करें तो ये एक कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, यानी कि एक कॉमन एग्जाम लिया जाएगा, उसी के द्वारा आपको एक तरीके से रिक्रूट किया जाएगा। ठीक है, अब ये रिक्रूटमेंट कहाँ होगी आपकी, तो वही मेंशन है यहाँ पे, द कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024 फॉर एम्स एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एंड बॉडीज। तो ये रिक्रूटमेंट जो है आपकी मेनली एम्स में होगी, या जो बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या बॉडीज है वहां पे जो है आपकी रिक्रूटमेंट हो सकती है, यानी कि आपको पोस्ट किया जा सकता है। कंडक्टेड बाय एग्जामिनेशन सेक्शन, और यहाँ पे जो है आप पूरा का पूरा एड्रेस देख सकते हैं। अगर हम वन बाय वन डिटेल को समझना चाहें तो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बोला गया है। ध्यान रखिएगा, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट यानी कि ये जो पीडीएफ है इसको एक बार रीड आउट करना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लोजिंग डेट जो है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है शुरू हो चुकी है 7 जनवरी 2025 से, और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो रहने वाली है 31 जनवरी 2025। तो 7 जनवरी से फॉर्म जो है भरना शुरू हो चुका है, एंड 31 जनवरी 2025 तक जो है लास्ट डेट रहने वाली है। इसके अलावा डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एक्सेप्टेंस टू अपीयर इन एग्जामिनेशन, वो डेट जो है आपको 11 फरवरी 2025 तक जानने को मिल जाएगा। बाकी सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, यानी कि किस डेट को आपका ये जो क्री एग्जाम की बात की जा रही है किस डेट को होगी, तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में ये एग्जाम जो है कंडक्ट किया जा सकता है, जिसको कि यहाँ पर क्री नाम दिया गया है या सीआरई दिया गया है। ठीक है, चलिए दूसरी चीजें देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, कि अगर इनकेस आपको पता नहीं है इसके बारे में तो जरा सा हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं क्री के बारे में। So Common Recruitment Examination 2024, that is CRE 2024, is for the recruitment on various posts at participating aims
and central government institute or bodies where each institute is autonomous body or subordinate office and independent organization under the government of India. तो ये जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम है, इसको क्लियर करने के बाद आपको रिक्रूट किया जाएगा वेरियस पोस्ट पे, और वो पोस्ट जो है ऑब्वियसली जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिसिपेटिंग एम्स इंस्टीट्यूट है, जो जिसका लिस्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो उस एम्स में आपका हो सकता है पोस्ट, या फिर आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहां पे भी जो है आपको पोस्ट दिया जा सकता है, बिकॉज अगर हम दोनों में से किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करें, दे कम अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है एम्स न्यू दिल्ली इज द ओनली कंडक्टिंग एग्जामिनेशन फॉर ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन द डिटेल प्रोवाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। तो एम्स दिल्ली जो है वो इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है, और उन्होंने रिक्रूटमेंट की डिटेल्स इस प्रकार से रखे हैं जिस प्रकार से बाकी एम्स ने उनको डिटेल्स प्रोवाइड किया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन नेशनल कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट टू द रेगुलर नॉन फैकल्टी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट on behalf of participating AIIMS and central government institute as per the detail provided in the advertisement। और यहाँ पे जो मेनली जॉब पोस्ट होगा ना वो नॉन फैकल्टी होगा, यानी कि कोई फैकल्टी पोस्ट यहाँ पे नहीं है, नॉन फैकल्टी पोस्ट होगा, और ये पोस्ट जो है एक तरीके से ग्रुप बी या फिर ग्रुप सी के लिए रखा गया है, ठीक है। इन जो जॉब पोस्ट है वो ग्रुप बी या ग्रुप सी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, द पोस्ट कैरी द यूजुअल अलाउंस एज एडमिसिबल टू रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट ऑब्लिक हॉस्पिटल। और यहाँ पे जो अलाउंस होते हैं जो जनरली मतलब एप्लीकेबल होते हैं वो सारे अलाउंस यहाँ पर दिए जाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अलग अलग एम्स की, तो इसका लिस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। सभी का लिस्ट जो है, एम्स भोपाल हो गया, एम्स भुवनेश्वर हो गया, इसके अलावा बिलासपुर हो गया, ठीक है, बीबी नगर हो गया, दियोदार हो गया, गोरखपुर हो गया, गुवाहाटी हो गया, मतलब पूरे के पूरे एम्स का डिटेल जो है यानी कि उनकी लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है एड्रेस के साथ साथ। तो लगभग यहाँ पे जो पार्टिसिपेटिंग एम्स है यहाँ पर, ठीक है, पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है, लगभग 28 लिस्ट दी गई है। तो इन सारे सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या एम्स के द्वारा जो है पोस्ट रिलीज की गई है। अब अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो ध्यान रहे हमेशा की तरह कोई भी पोस्ट निकले पहले तो आपको जो है बहुत अच्छे से जो ब्रूशर है या पीडीएफ है वो पढ़ना है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्री 2024 को अप्लाई करने के लिए, जो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट है, तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। वेबसाइट यही रहने वाली है, दैट इज www.aimsexams.ac.in, ठीक है। ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना है, किसी और मोड में या फिर जो ऑफलाइन मोड होता है सेंड करने का, ये सब कुछ आपको इशू नहीं लेना है, ठीक है। बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, या आपको फोटो किस टाइप की अपलोड करनी है, क्या साइजेस होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट साइजेस होने चाहिए, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात की गई है, दैट इज सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड और ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट फॉर एंटायर एक्सपीरियंस क्लेम क्लियरली मेंशन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस ऑलरेडी है तो आपके पास जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे आपने कहीं किसी और कंपनी में भी जॉब किया हो तो वहां से भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है, या किसी लाइक आप कह सकते हो लैब में काम किया हो, या कहीं का भी आपका अगर काम किया हुआ एक्सपीरियंस है तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें कि आपका एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन यानी कि आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कितने लंबे टाइम तक काम किया, कब से कब तक काम किया, यानी कि डेट, मंथ, ईयर, ये सब चीजें मेंशन होनी चाहिए। अगर आप फिलहाल में कहीं पे काम कर रहे हैं तो आपको जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इनको प्रेजेंट करना होगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। वैसे तो एज रिलैक्सेशन जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, कैटेगरी वाइज दिया गया है। तो SC/ST के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन रहने वाला है, OBC के लिए 3 ईयर का, PWBD के लिए 10 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन का जो है लगभग 3 ईयर्स का है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज, बाकी सब आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, ठीक है। इनका 5 ईयर का है। और भी मतलब इन्होंने ना बहुत स्पेसिफिक मान लीजिए आपने पहले कभी कहीं और पे काम किया है तो वहां के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने और भी बहुत से जो है एज रिलैक्सेशन डाले हैं, दैट इज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय के लिए, मेनली फॉर ग्रुप बी पोस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय फॉर द ग्रुप सी पोस्ट। इसके अलावा और भी बहुत से डिटेल डाले हैं कि यस आप अगर किसी और एरिया में काम करते थे तो इन दैट केस आपके पास कितने ईयर का रिलैक्सेशन होगा, ये सारी चीज यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास मतलब कि पर्टिकुलर रिजर्वेशन कैटेगरी है तो आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। तो उस प्रूफ का भी आपको ध्यान रखना है कि वो आपके पास इन पेपर जो है वो आपके पास रहे, ठीक है। अदरवाइज
जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम पे जो है इश्यू हो सकता है। अच्छा, एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली बहुत हाई रखी गई है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बोला है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जो है ये जो फी है वो है 3,000 रुपए। ठीक है, वो भी एप्लीकेशन फी है। नेक्स्ट SC ST कैंडिडेट्स या EWS कैंडिडेट के लिए जो है ये है 2,400, और PWBD स्टूडेंट्स के लिए जो है एग्जेम्प्टेड है ये। नेक्स्ट, कैंडिडेट अप्लाइंग इन मोर देन वन ग्रुप हैव टू अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच ग्रुप बाय पेइंग द एग्जामिनेशन फी सेपरेटली फॉर ईच ग्रुप। और अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये फी मल्टीपल टाइम भरनी होगी। यानी कि मान लीजिए अगर आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये 2 पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए आपको फी 2 बार भरनी होगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और नोट दिया गया है कि एप्लीकेशन फी ऑफ SC ST कैंडिडेट हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन विल बी रिफंडेड इन देयर सोर्स अकाउंट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एक बार एग्जाम का रिजल्ट का डिक्लेरेशन हो गया तो उसके बाद उनको उनकी एप्लीकेशन फी के जो पैसे हैं उसको तरीके से रिफंड कर दिए जाएंगे, ऐसा मेंशन है। कोई रीजन नहीं बताया है, डायरेक्टली बस बोला है कि रिफंड हो जाएगा। डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम जो है CBT मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होगा, और 26 से लेके 28 फरवरी के बीच में कभी भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। CBT मोड हो सकता है या फिर जरूरत पड़ने पे रिटन टेस्ट भी हो सकता है, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको 10 दिन के अंदर अंदर जो है बता दिया जाएगा कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। यानी कि अगर एग्जाम एक तरीके से 10 तारीख को होने वाला है तो आपको जो है 30 या 31 तारीख तक इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, इसलिए आपको इनकी वेबसाइट पे जो है रेगुलरली विजिट करते रहना है। अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन CBT हो सकता है या रिटर्न टेस्ट हो सकता है, ये मतलब इसका डिसीजन ये खुद लेंगे। ठीक है, इसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में भी बता दिया गया है जो कि आप गो थ्रू कर सकते हैं। एंड एडमिट कार्ड की बात करें तो एग्जामिनेशन से 3 दिन पहले जो है ये एडमिट कार्ड को एक तरीके से रिलीज कर देंगे, ऐसा इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। बाकी डिटेल्स देख लेते हैं, ये तो एडमिट कार्ड का था। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो मान लेते हैं अगर CBT मोड में एग्जाम होता है तो इन दैट केस 90 मिनट का होगा, 100 MCQ आएंगे, टोटल 400 मार्क्स कैरी करेंगे, 4 अल्टरनेटिव दैट इज विथ 4 अल्टरनेटिव्स फॉर ईच क्वेश्चन वेयर ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स। ठीक है, तो MCQ टाइप क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करेगा। 25 क्वेश्चन जो है आपकी जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। 75 MCQ जो है वो डोमेन ऑफ रेस्पेक्टिव ग्रुप, यानी जिस डोमेन से आप बिलोंग करते हैं उस डोमेन के क्वेश्चन हो सकते हैं। सिलेबस विल बी अकॉर्डिंग विद द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस दैट इज एसेंशियल एंड डिजायरेबल एज मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट एज एप्लीकेबल। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो है वो 5 सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा, ईच ऑफ 18 मिनट ड्यूरेशन, हर एक सेक्शन के लिए 18 मिनट जो है ड्यूरेशन फिक्स होगा, विथ वेयर ईच सेक्शन विल कंटेन 20 क्वेश्चन, और हर एक सेक्शन में जो है 20 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया है स्कीम के फॉर्म में या पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन के फॉर्म में। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं, किस मीडियम में क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे पोस्ट जिसके लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत सिर्फ 10th या 12th पास है, इन दैट केस क्वेश्चन जो है इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों में आएगा, यानी कि क्वेश्चन पेपर जो है बाइलिंगुअल होगा। ऐसा पोस्ट जहां पे टेक्निकल डोमेन नॉलेज की जरूरत है, उस केस में जो है मान लेते हैं कि आपका जो मतलब बैचलर डिग्री भी मांगा है, इन दैट केस जो पेपर होगा इंग्लिश में ही होगा। ऐसा ग्रुप या पोस्ट जहां पे कंबाइंड एग्जामिनेशन वेयर दी पोस्ट हैविंग मिक्स ऑफ बोथ क्वालिफिकेशन एज मेंशन्ड अबव, यानी कि ऐसा पोस्ट जहां पे ग्रेजुएशन की भी जरूरत हो, 10th या 12th के मार्क्स की भी जरूरत हो, तो इन दैट केस जो पेपर आएगा सिर्फ इंग्लिश में आएगा। ठीक है, क्वालिफाइंग एंड अदर क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स कैरी करेगा, एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4, यानी कि गलत होता है क्वेश्चन तो आपका 1/4 मार्क्स यानी 0.25 मार्क्स जो है एक तरीके से कट जाएगा। नेक्स्ट, क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40% फॉर अनरिजर्व EWS कैटेगरी, 35% फॉर OBC एंड 30% फॉर SC ST। तो क्वालिफाइंग जो परसेंटेज है वो इतना रहने वाला है, यानी 400 का लगभग 40% जो है वो रहेगा अनरिजर्व EWS के लिए, 35% पासिंग रहेगा फॉर OBC के लिए एंड 30% पासिंग रहेगा फॉर SC ST के लिए। PWBD इरेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 30%, और PWBD के लिए जो है चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो उनके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा वो रहेगा 30%।
बाकी सिलेबस एंड लैंग्वेज के बारे में यहाँ पर मेंशन है, इसको आपको खुद से गो थ्रू करना होगा बिकॉज बहुत सारे यहाँ पे पोस्ट दिए गए हैं, ग्रुप का नाम दिया गया है। तो क्या सिलेबस रहने वाला है यहाँ पे इन्होंने और आसान कर दिया है कि क्या सिलेबस रहेगा, ग्रुप का कोड दे दिया गया है, ग्रुप का नेम दे दिया गया है, सिलेबस बता दिया गया है, और कहीं कहीं पे स्किल टेस्ट भी लिया जा सकता है, किसी किसी पोस्ट में ना स्किल टेस्ट भी लिया जा सकता है, जैसे कि आप डेटा एंट्री के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इन दैट केस आपका जो है टाइपिंग टेस्ट लिया जा सकता है। और यहाँ पे साफ साफ बता भी रखा है कि कौन से पोस्ट के लिए पेपर किस लैंग्वेज में पूछा जाएगा, तो इसको आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे अपने एंड से। ठीक है, लिस्ट काफी बड़ी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है लिस्ट। ओके, कमिंग टू दी स्किल टेस्ट एज एप्लीकेबल इफ एनी, यानी कि स्किल टेस्ट हर एक पोस्ट के लिए नहीं है, जिस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होगा वहां पे जो है स्किल टेस्ट भी लिया जा सकता है, यानी कि 2 स्टेजेस में उस केस में एग्जाम हो सकता है। पहला स्टेज होगा सीबीटी या फिर रिटन, और दूसरा होगा अगर स्किल टेस्ट की जरूरत पड़ती है तो एक स्किल टेस्ट भी लिया जा सकता है, जो कि अभी जस्ट हमने देखा जो टेबल में मेंशन था। Preparation of merit list and seats. So merit list of qualified candidates shall be prepared based on the CBT as per the qualifying criteria. In case of a CBT exam is conducted in multiple shift, अगर multiple shift में CBT यानी computer based test परफॉर्म होता है तो इन दैट केस जो है नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाएगा। और स्किल टेस्ट, इन केस स्किल टेस्ट इज एप्लीकेबल ऑन एनी पोस्ट इन अ ग्रुप, इट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर फॉर respective at respective organization as per the criteria to be published at later stage, and merit list will be prepared out of the qualified candidate as per the performance in the CBT examination। और जहां पे स्किल टेस्ट की जरूरत पड़ती है जिस पोस्ट के लिए, क्योंकि सारे पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट नहीं है, जिस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट की जरूरत पड़ती है उसके बारे में भी बता दिया जाएगा कि हाँ उसका क्वालिफाइंग नेचर क्या होने वाला है, कितना आपको स्कोर करना है। ओके, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। ठीक है, जो कि सबसे लंबा सेक्शन होने वाला है यहाँ पे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगभग जितने डॉक्यूमेंट हर जगह लगते हैं आपको वही सारे डॉक्यूमेंट देने हैं, जैसे कि बर्थ का डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो गया, आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है उसका प्रूफ, अगर आपने कुछ और एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस होल्ड करके रखा है तो उसका प्रूफ, अगर आप कहीं और पे काम कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगर आपके पास पहले से ही कोई है तो। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। अच्छा, अगर कुछ मिसकंडक्शन होता है तो उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन डाल रखे हैं कि हाँ अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कि आपका फॉर्म को जो है रिजेक्ट किया जा सकता है तो इन दैट केस लीगल कुछ जो भी इश्यू है वो भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। कमिंग टू दी यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब ये जो है ये लिस्ट ये बहुत बहुत लंबी है। ठीक है, क्योंकि हमने जैसे बोला जितने भी पोस्ट हैं सारे के सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि पहला पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट डाइटिशियन या फिर डाइटिशियन या डेमोन्स्ट्रेटर, जो कि डाइटिक एंड न्यूट्रिशनल डिपार्टमेंट के हो सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि उनका यहाँ पे पोस्ट का नाम दिया गया है, किस इंस्टीट्यूट की तरफ से जो है ये पोस्ट आया है, एज की लिमिट भी देख के रखिए कि कितना लिमिट होना चाहिए, पे स्केल जो है वो पे लेवल आपका 6 रहने वाला है, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन में भी बता के रखा है कि आपका जैसे कि असिस्टेंट डाइटिशियन की बात करें तो ये एम्स बिलासपुर से आया है, एज लिमिट जो है 35 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, और पे स्केल जो है 6 रखा गया है, और यानी पे लेवल 6 रखा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बोला है एमएससी आपका होना चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए दैट इज इन द लाइन प्रेफरेबली इन अ लार्ज टेक्निकल हॉस्पिटल। इसी तरीके से आप देख सकते हैं बाकी जो पोस्ट है इसके अंडर में, इस डिपार्टमेंट के अंदर में, उसके लिए भी यहाँ पे जो है पूरा का पूरा डिटेल दिया गया है। जो सेकेंड पोस्ट आता है दिस इज फॉर दैट इज असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट या जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है, इसके लिए भी आप देख सकते हैं मिनिमम जो है यहाँ पे 3 ईयर की बैचलर डिग्री से इन्होंने शुरुआत की है दैट इज असिस्टेंट के पोस्ट की, और साथ ही साथ पे लेवल जो है लगभग 6 ही रखा है, और एज लिमिट आप देख सकते हैं हर जगह मोर और लेस सेम ही रखी है। तो इसको भी आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे अगर आप इस डिपार्टमेंट या इन पोस्ट के लिए जो है एक तरीके से मतलब कि इंटरेस्टेड है तो। कमिंग टू द नेक्स्ट पोस्ट, बाकी पोस्ट के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो है यहाँ पे पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेट ग्रेड ए, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, यूडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क, इन सब के लिए यहाँ पे पोस्ट है, जिसमें कि आप देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन जितना मैं देख पा रही हूँ 12th स्टैंडर्ड पास और इक्विवेलेंट चाहिए,
और should possess speed of not less than 8000 की डिप्रेशंस पर आर फॉर द डेटा एंट्री वर्क। तो यानी कि यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे 12th लगभग रखी गई है, ठीक है, डिपेंडिंग की पोस्ट कौन सा है। कमिंग टू द नेक्स्ट पोस्ट जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारी पोस्ट है इसमें, तो क्लर्क वाले पोस्ट में और यूडीसी डिपार्टमेंट में। अगला देख सकते हैं फोर्थ यहाँ पर है, दैट इज असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट है, ठीक है। इसके लिए भी जो है यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट दिए गए हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर मैं देख पाऊं यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो लिखा है ग्रेजुएट, ठीक है, ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 5 year एक्सपीरियंस इन डिजाइन एंड इंजीनियरिंग ऑफ सिविल प्रोजेक्ट प्रेफरेंशियली इन हॉस्पिटल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन जो मिनिमम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है वो दी गई है इंजीनियरिंग की। कमिंग टू द नेक्स्ट पोस्ट, यहाँ पे फिफ्थ पोस्ट जो है यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, दैट इज जूनियर इंजीनियर की रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं अगेन यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर की पोस्ट रखी गई है। इसी तरीके से आप देख सकते हो बहुत सारी पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है, दैट इज ऑडियोमीटर टेक्नीशियन या स्पीच थेरापिस्ट या जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट, इन सब के लिए जो है यहाँ पर पोस्ट है। देन दैट इज मैनीफोल्ड टेक्नीशियन के पोस्ट है ये। देन असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर या लॉन्ड्री सुपरवाइजर की पोस्ट है। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं 12th पास सिर्फ मांगा है। स्टोर कीपर की पोस्ट है जो कि जनरल, जिसमें कि एसेंशियल देखा जाए तो बैचलर डिग्री दिख रही है, राइट। नेक्स्ट पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर हो गया, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर का यहाँ पे पोस्ट हो गया। रिसेप्शनिस्ट के लिए पोस्ट है यहाँ पे, असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए पोस्ट है, टेक्नीशियन के लिए पोस्ट है। आफ्टर दैट लैब अटेंडेंट के लिए पोस्ट है यहाँ पर। तो ये इसीलिए मैंने कहा था बहुत सारे पोस्ट दिए गए हैं, ठीक है। साथ साथ में कहीं कहीं पे सैलरी भी मतलब डायरेक्टली फिगर में मेंशन की गई है रेदर देन मेंशनिंग अ पे, दैट इज पे स्केल। तो अच्छा खासा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है आपके पास। और आप देख सकते हैं ये खत्म ही नहीं हो रहा है ये लिस्ट। दैट इज डाइसेक्शन हॉल अटेंडेंट, ईसीजी टेक्नीशियन की पोस्ट है यहाँ पे, जिसका अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे पे मैट्रिक्स जो है लगभग 25,000 से शुरू हो रही है। और यहाँ पे लगभग 10+2 का जो है साइंस या इक्विवेलेंट डिग्री मांगा है आपसे। और साथ ही साथ अगर 2 साल का आपके पास डिप्लोमा दैट इज इन ईसीजी फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ लाइक इंस्टीट्यूट जो है आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से देखिए ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है अभी भी खत्म, लग 25th नंबर पोस्ट पे हम पहुंचे और एक पोस्ट में भी मल्टीपल पोस्ट हैं जो कि मल्टीपल एम्स के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। टेक्नीशियन का पोस्ट हो गया। इस तरीके से आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं ये लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही है। तो आपको अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, आपकी अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको इन सारी लिस्ट को एक बार देखना पड़ेगा। देखिए मैं इसको कब से स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ लेकिन ये लिस्ट खत्म नहीं हो रही है। इसलिए मैंने कहा था सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरी तरफ से सब कुछ को डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि पोस्ट बहुत बहुत सारे हैं। देखिए यहाँ पे लगभग मैं 66 नंबर पोस्ट पे आई हूँ और हर एक पोस्ट में जो है मिनिमम से मिनिमम 15 से 20 अलग अलग एम्स के द्वारा जो है पोस्ट डाले गए हैं। तो ये छोटा मोटा कोई यहाँ पर आप कह सकते हो कि रिक्रूटमेंट नहीं चल रहा है। बहुत बहुत सारे यहाँ पे पोस्ट निकाले गए हैं विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वैकेंसी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। और मैं ये मान के चलती हूँ कि कोई ना कोई स्टूडेंट इसके लिए, कोई ना कोई कैंडिडेट इसके लिए जरूर एलिजिबल है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे हर वैरायटी के पोस्ट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखना चाहें यहाँ पे बाकी सब पोस्ट भी यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। ये देखिए अभी भी ये लिस्ट खत्म नहीं हुई है, चलती जा रही है लगभग ये लिस्ट। तो लगभग 207 पेजेस थे, आप देख सकते हैं हम 200 नंबर पेज पे चले आए हैं। स्टिल अब जाके जो है ये लिस्ट ऑलमोस्ट खत्म हुई है। तो 66 यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक तरीके से, दैट इज टोटल पोस्ट है। और इन पोस्ट में भी सब पोस्ट बहुत सारे हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी, की डिटेल्स, वो मैंने आपको बता दी हैं रिगार्डिंग द कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन दैट विल बी कंडक्टेड बाय एम्स दिल्ली। अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। और अगर आपको कोशिश पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आने वाले टाइम में ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। और मेरी कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।